छत्तीसगढ़ में जो प्रोटीन इंटेक है बच्चों का, वो शायद देश में सबसे कम है। मुश्किल से 5 से 10 ग्राम के बीच में प्रोटीन का इंटेक हो पाता है। हमने यहाँ की सोचा कि भाई अगर इस तरह का अगर हम करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बच्चों को मिले तो उसके लिए ये काम करेगा। तो पैरा जो वेस्ट जाता, जिसको जला दिया जाता, उससे हम निकाल के प्रोटीन बच्चों को दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज सोच के हमारा प्रोटीन का उत्पादन मशरूम के रूप में वहां होने लगा। मुड़ी पार सेंटर में एक समय था कि हम लोग करीब करीब साल भर में 100 टन से ज्यादा वर्मी कंपोस्ट बनाते थे। तो ये केवल आश्चर्य नहीं, दूसरे अधिकारी भी जाके जो विजिट किए हैं देख के आश्चर्यचकित थे, इतना सस्ते टेक्नोलॉजी के साथ ये काम कैसे हो पा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का पंचवाक्य आपको बताता हूं। उनका कहना है कि कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स, माने जहां पानी गिरता है और जब पानी गिरता है आप उसको वहीं पे पकड़े। जल शक्ति अभियान में CTR जो कैच द रेन, ये स्लोगन के साथ चल रहा है और बहुत बहुत सारे जगहों पे हो रहा है। लेकिन जो हमारा तरीका है ये एक अनोखा तरीका है कि लोकल मटेरियल जो भी अवेलेबल है उस मटेरियल से सस्ते रूप में हमने ऐसे ऐसे रचनाओं का वहां पे निर्माण किया है जिससे आप देखेंगे कि कोई भी पानी नीचे जाने के बजाय वो वहीं टैप हो जाता है। हमारे पास जो ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट है, मैं पूरे अभी तक के 2600 ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में भाग ले चुका हूं और मैं 30 से ज्यादा गोल्ड मेडल जीत चुका हूं नेशनल लेवल पे। 2007 के आसपास ये जिम्मेदारी जो अपने स्टेट के तैयारी के लिए मुझे दी गई थी। 2007 से लेकर 2022 तक ये करीब करीब 15 प्रतियोगिताएं हुई हैं और 15 में 11 बार हम लोग नेशनल चैंपियन बने। और उसमें मैं भूमिका देखता हूं तो मुझे संतुष्टि होती है कि हाँ, वो जिम्मेदारी मुझे दी भी गई और मैं सफलता से निभा पाया। तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं भी अपने सीनियर्स का कि मुझे इस भरोसे के लिए लिया। नमस्कार, द ट्रायो दरस में आपका स्वागत है। आप, मैं और हमारे मेहमान। आज हमारे मेहमान हैं आलोक तिवारी, DFO। फॉरेस्ट में जिनकी तूती बोलती है, पर्यावरण, जल संरक्षण, ऐसे कई मामले हैं जिसमें उल्लेखनीय कार्य करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके इस सफर के बारे में। आलोक जी, सबसे शुरुआत शिक्षा। सबसे पहले नमस्कार, मैं आलोक तिवारी हूं और मेरी शिक्षा आरंभ जो हुई थी वो बिहार से हुई थी। उसके बाद लगभग जब मैं 12-13 साल का था तो मैं सरगुजा में आ गया था। मेरे पिताजी वहां वकालत करते थे और रामानुजगंज से मेरी पढ़ाई शुरू हुई। रामानुजगंज में मैं 3 साल पढ़ा। जब मैं 10वीं कक्षा में था तो 10वीं में मैं अंबिकापुर आ गया और 10वीं 11वीं से लेकर पूरा PG तक मैंने अंबिकापुर में पढ़ाई की है। मैंने बॉटनी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद चूंकि मेरी उम्र थोड़ी सी कम थी उस समय, तो मैंने इंतजार किया और उसके बाद फिर PSC देने की जब उम्र आई तो PSC दे के फिर मैं क्वालिफाई हुआ और फिर सर्विस में आया। सर, मैं आपने कहा कि उस समय पोस्ट ग्रेजुएशन जब आप किए तब उम्र कम थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? दरअसल मैं जब 19 साल 11 महीने का था तब मेरा MSc कंप्लीट हो गया था। तो ये थोड़ा सा चूंकि कम उम्र का और सामान्यतः 21 साल उम्र रहती है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो चूंकि कम था तो मुझे इंतजार करना पड़ा कि 21 साल हो तो मैं परीक्षाएं इस तरह का दूं। तो प्रतिभा के मामले में आगे तो ये प्राइमरी में भी हुआ होगा? प्राइमरी में भी थोड़ा सा हुआ था। जब मैं एक्चुअली हम लोग गांव के रहने वाले हैं तो गांव में जहां थे वहां से करीब करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल था। तो काफी छोटे में घर में हमारे बाबा थे और बाबा पहाड़ा और बाकी जो शुरुआती पढ़ाई के चीजें होती हैं, क ख ग घ से लेकर जितना वर्णमाला वगैरह, इसकी शिक्षा वो घर में ही देते थे। तो श्रुति आधारित हम लोग को सब पता था और मैं स्कूल जाने के पहले ही 30 तक का पढ़ा जानता था।
तो चूंकि याद था चीजें, और जब मैं पहली बार गया तो करीब 5 साल का था, जी। और 5 साल का जब मैं गया तो फिर 2 किलोमीटर जाना आना संभव नहीं हो पा रहा था, और जाने के लिए कोई माध्यम या साधन नहीं था हमारे पास। तो थोड़ा सा इंतजार किए, और 6 साल के लगभग अंत में, छठवां साल लगभग पूरा हुआ मेरा, उस समय स्कूल में मेरे बाबा ही लेके गए थे और बोले कि इसका नाम लिख दीजिए। तो नाम लिखने के पहले पूछे कि भाई क्या कुछ जानते हो क्या है, तो कुछ कुछ पूछते गए, मैं बताते गया। तो बोले कि नहीं, इसका स्टैंडर्ड तो थोड़ा सा अच्छा है, तो तीसरी क्लास में हम ले लेते हैं। तो मेरी भर्ती सीधे तीसरी क्लास में हो गई थी। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए भी एक तरह से हुआ कि कम अवस्था में ज्यादा क्लास मैंने अप्रोच किया है। ये रहा है मेरा। स्कूली शिक्षा के बाद आपने वो बायो लिया था, जी हाँ, जी हाँ। तो कॉलेज भी एमएससी हाँ, किए, तो बॉटनी शुरू से। से ही अभी जो जॉब आप शायद आकाशवाणी में, जो कि आपके बोलने का जो अंदाज है साफ सुथरी है और शानदार है, इसके बारे में। मैंने जब एमएससी करते करते मैं कैजुअल अनाउंसर का एक वो दिया था टेस्ट, और बाय द वे कैजुअल अनाउंसर के रूप में मैं पास हो गया। फिर बाद में रेगुलर अनाउंसर के रूप में भी मैं क्वालिफाई कर लिया था, और लगभग 2 साल की सेवा मैंने दी है आकाशवाणी अंबिकापुर को। और आकाशवाणी अंबिकापुर में जैसे 3 सभाएं चलती हैं, और 3 सभाओं में मैंने हर सभा में अपनी ड्यूटी की है। और शाम वाली सभा जो होती थी वो लगभग 5:30 बजे से लेके 10:30 बजे, 11:10 तक चलती थी। तो ये सबसे लंबा होता था। बाकी 2 सभाएं जो थी थोड़ी छोटी छोटी होती थी। तो अक्सर हम लोगों की ड्यूटी जो थी शाम की सभा के लिए लगा जो करती कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसमें बहुत सारे न्यूज, बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे मनोरंजक प्रोग्राम, बहुत सारे भेंट वार्ता, ये सब सारी चीजें करते थे। तो हम लोग बहुत सारे स्पॉट्स वगैरह बनाते थे, भेंट वार्ता वगैरह भी करते थे, और बहुत सारे ज्ञानवर्धक जो प्रोग्राम थे उसका भी हम लोग काफी काम किए हैं उस पे। तो इसमें जो आकाशवाणी का जो कार्यकाल था, उसमें कोई रोचक, कोई उल्लेखनीय जो बताने चाहे हमारे दर्शकों को? जी हाँ, है उस तरह का। हम लोग क्या है कि हम लोग स्पॉट्स बनाते थे। तो जो स्पॉट्स जो जन प्रेरणा के लिए जो चीजें बनती हैं, उसका बनाने का हमारे पास थोड़ा तजुर्बा आ गया था, और वो बड़ा अच्छा लगता था। हमारे बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ जो आकाशवाणी के उद्घोषक थे उस समय, जैसे शैलेंद्र योगी जी थे, अमर नाथ दुबे थे, अरविंद माथुर जी थे, कामिनी माथुर जी थी। तो ये लोग, इनके सानिध्य में हमने शिक्षा ली है इसकी। तो प्रशिक्षण में मैं एक लेजेंड का नाम लेना चाहूंगा। कुछ अवसर हमें मिला था, तो देवकी नंदन पांडे से जी मैंने शिक्षा ली है थोड़ी सी। तो बोलने में खास तौर से जो रहता है कि किस तरह से पॉज का प्रयोग करें। जो शब्द के उच्चारण तो है ही है अपनी जगह, पर वाक्यांश का उपयोग कितना पॉज देके करना है, अल्प विराम का मतलब क्या है, पूर्ण विराम का मतलब क्या है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आपके बोलने से ही अगर आदमी समझ जाए, तो मैं समझता हूं कि ये शायद बोलने वाले की कला के ऊपर है। तो सर, ये वहाँ बोलने का जो अंदाज है, अल्प विराम, पूर्ण विराम, उसका जो महत्व है, आपको लगता नहीं आजकल खत्म होते जा रहा है? शायद यही है कि संवाद में वो चीजें नहीं आलोक जी, मैं यहाँ पे बताऊंगा कि इसका कभी भी महत्व खत्म नहीं होगा। क्योंकि अगर प्रभावशाली आपको कोई उद्बोधन देना है, तो मान के चलिए पंक्चुएशन का अपना महत्व है, और पंक्चुएशन के साथ अगर आप बोलेंगे तो न सिर्फ अगले के लिए बल्कि आपके लिए भी संतुष्टि का एक वाइज बनता है, संतुष्टि का कारक बनता है, और आप प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को, अपनी सोच को अगले तक पहुंचा पाते हैं। और कम्युनिकेशन में ये सबसे बड़ा चीज है कि आपकी बात जो चाहते हैं आप पहुंचाना, वो हूबहू अगले तक पहुंचे। तो इसके लिए तिवारी जी, आकाशवाणी का जाप जो प्रभावशाली, जो आकर्षक, जो बोला जाए, उसको छोड़ के आपकी फॉरेस्ट में देखिए वो ऐसा नहीं है। उसका जो स्केल था उस समय, उससे ये बेहतर स्केल का था। तो जाहिर है कि उसमें, और दूसरी चीज, मैं थोड़ा सा खिलाड़ी प्रकृति का व्यक्ति हूं,
तो हमको एक जगह बैठ के और केवल ऑफिस के कमरे में बैठ के इस तरह का करना थोड़ा सा बंधा बंधा सा फील होता था। मैं चूंकि जंगल में घूम घूम के काम करने वाला व्यक्ति हूँ, आप देख सकते हैं कि हम लोग ज्यादातर आउटडोर में और जिंदगी में जितनी चुनौतियां आप बाहर से ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग नेचुरल रिसोर्स मैनेजर के रूप में देखे जाते हैं अब की स्थिति में, ये रुझान मेरा शुरू से है। और वनस्पति की ओर चूंकि रुझान मेरा शुरू से है, तो जाहिर है कि हम तलाशेंगे उसी तरह की चीज जो हमारे व्यक्तित्व को मैच करता हो। तो इसी तरह से हमने सोच के कि अगर कोई आउटडोर एक्टिविटी का अगर जॉब मिलता है तो उसको हम प्रीफर करेंगे, बजाय कि एक जगह बैठ के और एक जगह किसी कमरे में या कमरे से आप पूरा संचालित करें अपनी नौकरी को। फॉरेस्ट में कहाँ पदस्थ रहे? फॉरेस्ट में देखिए, मैं 1988-90 बैच का रेंज ऑफिसर सेलेक्ट हुआ था। 90 में मैं प्रशिक्षण प्राप्त करके पोस्टिंग मेरी दुर्ग में हुई थी। तो दुर्ग से पोस्टिंग मेरी कवर्धा डिवीजन में रेंज के प्रशिक्षण के लिए हुई थी और लगभग वहां 1.5 साल मैंने प्रशिक्षण किया और उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग थोड़े समय के लिए मानपुर की गई थी और उसी समय मेरा सिलेक्शन राज्य वन सेवा के लिए जो सहायक वन संरक्षक का पद है उसमें हो गया था 1991 पीएससी में। और मैं 1992 शुरुआत में मैं चला गया था देहरादून प्रशिक्षण के लिए और देहरादून में 1994 तक प्रशिक्षण प्राप्त किया और 1994 से मेरी पोस्टिंग फिर सेंट्रल सर्किल जबलपुर में हुई थी, उस समय तत्कालीन मध्य प्रदेश में। और करीब करीब हमने वहां पर अक्टूबर 1995 तक ये सेवा दी और उसके बाद मेरी पदस्थिति जगदलपुर कर दी गई थी। जगदलपुर हमने 1995 से लेकर 2002 तक ये सेवा दी, अलग अलग क्षमता से, अलग अलग पदस्थिति के हिसाब से। और 2002 में मैं आ गया था रायपुर। तो रायपुर उस समय जो नई राजधानी बनने के लिए जो क्षेत्र का चयन किया गया था उसमें एक पर्यावरण प्रबंधक के पद पे मुझे पदस्थ किया गया था और ये पदस्थिति में 2 साल तक इस जिम्मेदारी को निभाया और 2004 में मैं फिर से पदस्थ हो गया था एसडीओ सरायपाली के रूप में और सरायपाली से लगभग 2007 में मैं रायपुर वनमंडल में संलग्न अधिकारी के रूप में आ गया था और रायपुर वनमंडल में ही फिर से एसडीओ रायपुर के रूप में 2009 से 2013 अक्टूबर तक, तो लगभग 4.5 साल मैंने एसडीओ रायपुर के रूप में कार्यभार संभाला और उसके बाद मैं एसडीओ राजीम के रूप में 2013 से लेके 2015 मार्च तक और इसके बाद फिर 2015 मार्च में मेरी पदोन्नति हुई। बैच हम लोगों का जो ईयर ऑफ अलॉटमेंट है 2007 है और मेरी पदस्थिति डीएफओ कवर्धा के रूप में हुई थी। तो डीएफओ कवर्धा के रूप में लगभग 2 साल मैंने कार्य किया है। उसके बाद 3 साल की पदस्थिति मेरी डीएफओ महासमुंद के रूप में रही है और लगभग 1.5 साल की पदस्थिति मेरी डीएफओ बलौदा बाजार के रूप में रही है। उसके बाद 4 साल मैंने मुख्यालय में अलग अलग क्षमता के हिसाब से काम किया, अलग अलग पदस्थिति रही है। ज्यादातर समय संयुक्त वन प्रबंधन के रूप में असिस्ट किया हूं मैं और उसके बाद अभी 4 महीने से मैं डीएफओ खैरागढ़ के रूप में कार्यरत हूं। सर, आप डीएफओ अपने कार्यकाल के दौरान महासमुंद में खासकर काफी उल्लेखनीय काम किए हैं, उसके बारे में बताएंगे। एक समिति को आपने पूरा खड़ा ही किया है। देखिए, बहुत सारी समितियां हैं जो वहां पे इस तरह का काम किए हैं, लेकिन 2-3 नाम लेने लायक है। एक्चुअली कुछ ना कुछ नया करने की चाहत शुरू से मेरी रहती है और नया करने के साथ साथ किस तरह से नेचुरल रिसोर्स को ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ हम जनता को दिला सकते हैं बिना किसी पर्यावरणीय क्षति के, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा काम करते रहता हूं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है हमारे पास कि हमने मुड़ी पार एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया था। उसमें हमारे पास ये निर्देश था कि
किसी तरह से कुछ करके ऐसा जो प्रदर्शन का भी काम करे और ऐसी चीज बने जहां से कुछ फॉरेस्ट के भी ऑफिसर और दूसरे लोग भी सीख सकें। देखिए हमारे यहाँ क्या है, पराली जलाने की बहुत प्रथा तेजी से बढ़ी है। तो हमने ये किया कि पराली जलाने के लिए अगर पराली ही खेत में ना छोड़ा जाए तो शायद एक इलाज हो सकता है, लेकिन पराली का करेंगे क्या? तो पराली का एक्चुअली आप देखेंगे कि पराली में जो डंठल होता है धान का, उसमें सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है। तो सिलिका होने की वजह से उसको सीधे केचुआ नहीं खाता। अब केचुआ नहीं खाता तो उसको वर्मी कंपोस्ट सीधे नहीं बनाया जा सकता था। हमने क्या किया, हमने ये प्रयास किया कि मुझे मालूम था कि पराली के माध्यम से या पैरा के माध्यम से हम मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। तो हमने अपने जो फायर वॉचर्स थे, वो गर्मा धान जो होता है, जो रबी धान होता है, इस धान के पराली का अपने फायर वॉचर से कटवा के इकट्ठा करवाए। उसको एक जगह हम अपने सेंटर पे लाए। सेंटर हमारा था मुढ़ी पार, और उस मुढ़ी पार सेंटर में हमने जो पैरा था उसका पाइलिंग करके उससे हमने मशरूम का उत्पादन हमने शुरू किया। और मशरूम के उत्पादन के लिए हमारे पास स्पान चाहिए था, तो मशरूम का स्पान बनाने की लेबोरेटरी भी हमने वहीं स्थापित की, और ये पूरी मैंने क्षमता के साथ काम करता है। तो मशरूम का स्पान बनना वहीं शुरू हो गया। स्पान बनाने के बाद उस स्पान से हम इनोकुलेट करते थे इसको, जो पाइलिंग किया हुआ हमारा पैरा था, और इससे हमको बहुत मात्रा में मशरूम का उत्पादन मिलता है। इस मशरूम का जो उपयोग है वो तो सामान्य समिति बेचने का काम करती ही है, साथ में हम उसको मिड डे मील में शामिल करके, आपको जानकारी शायद यहाँ हो कि छत्तीसगढ़ में जो प्रोटीन इंटेक है बच्चों का, वो शायद देश में सबसे कम है। मुश्किल से 5 से 10 ग्राम के बीच में प्रोटीन का इंटेक हो पाता है, जबकि होना चाहिए हर बच्चे का 1 ग्राम उनके बॉडी के 1 किलो के बराबर। इतना प्रोटीन इंटेक, अगर कोई बच्चा 30 किलो का है तो 30 ग्राम प्रोटीन का इंटेक उसके शरीर में होना चाहिए, लेकिन हमारे राज्य में ये मात्रा बड़ी कम थी। तो मैंने एक फूड और न्यूट्रिशन के हिसाब से, फूड सिक्योरिटी में न्यूट्रिशन पार्ट को थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन हमने यहाँ ये सोचा कि भाई अगर इस तरह का अगर हम करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बच्चों को मिले तो उसके लिए ये काम करेगा। तो पैरा जो वेस्ट जाता, जिसको जला दिया जाता, उससे हम निकाल के प्रोटीन बच्चों को दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज सोच के हमारा प्रोटीन का उत्पादन मशरूम के रूप में वहां होने लगा। और उसके बाद 3 फसल मशरूम का लेने के बाद उसमें उसका जो रेजिड्यू बचता है, उस रेजिड्यू को हम वर्मी कंपोस्ट के पिट में डालते थे और उससे वर्मी कंपोस्ट बनाते थे। तो इस तरह से जीरो वेस्टेज कॉन्सेप्ट पे हमारा ये काम शुरू हुआ। ये काम हमने किया तो अब हमको लगता था कि थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में गोबर भी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे उत्पादन हम बढ़ाने लगे। तो हमारे पास मुढ़ी पार सेंटर में एक समय था कि हम लोग करीब साल भर में 100 टन से ज्यादा वर्मी कंपोस्ट बनाते थे। तो ये केवल आश्चर्य नहीं, दूसरे अधिकारी भी जाके जो विजिट किए हैं देख के आश्चर्यचकित थे, इतना सस्ते टेक्नोलॉजी के साथ ये काम कैसे हो पा रहा है। तो बहरहाल ये काम हम लोग किए। अब गोबर की आवश्यकता भी पड़ी, केवल खरपतवार और वर्मी कंपोस्ट का जो पैरा का रेजिड्यू था उससे हमारा काम नहीं चलता था। तो हमने क्या किया कि हमारे पास जो एक समिति थी उसमें हमने गाय पालन की योजना, उनको चक्रीय निधि, एक वन विभाग में व्यवस्था होती है कि चक्रीय निधि से हम लोन दिलाते हैं, और लोन दिलाने के बाद उस लोन का रीपेमेंट जो रहता है वो 4% सिंपल इंटरेस्ट से हो सकता है। तो इतना सस्ता लोन सामान्यतया कहीं और से उपलब्ध नहीं हो पाता। ये लोन की व्यवस्था हमने गोड बहाल समिति में कराया, और उनको करीब हम लगभग 250 से 300 गाय वो क्रय कराए। ये उनकी समिति बना के कि जहां से आपको लेना है, जिस तरह से लेना है, पूरी पारदर्शिता के साथ, और ये व्यवस्था लागू करके लगभग
250-300 गाय वो पहले दौर में खरीदे थे। और एक समय था कोरोना के पहले तक कि लगभग 5,500 लीटर का उत्पादन एक दिन में होता था दूध का। और वो समिति अपने तरह से व्यवस्था करके पूरे, उनके पास एक पूरी समिति पहले थी, लेकिन वो बमुश्किल 300-400 लीटर का उत्पादन कर पाती थी और सामान्य व्यवस्था के तहत चलती थी। लेकिन इसका जो बूस्टअप हुआ, पूरे गांव का कायापलट हो गया। पूरे गांव में आप देखेंगे कि उस गांव में किसी भी प्रकार का कोई लोन डिफॉल्ट नहीं है, एक भी पैसे का लोन डिफॉल्ट नहीं होता। दूसरी चीज कि पूरे राज्य में मान के चलिए व्यक्तिगत वनाधिकार के लिए या दूसरे प्रकार के वनाधिकार के लिए तमाम तरह के आवेदन और तमाम तरह के दावा किए जाते हैं, लेकिन उस गांव में भी वन क्षेत्र लगा हुआ है और लगभग 300-350 हेक्टेयर का वन क्षेत्र उनके गांव में है, लेकिन एक भी इंच की जमीन वो अतिक्रमण नहीं करते, एक भी इंच की जमीन। तो आप सोच सकते हैं कि कितना सशक्त गांव है और कितना प्रभावशाली तरीके से। और इसके बाद मैं देखता हूं कि करीब करीब मान के चलिए जितना भी लोन रिपेमेंट के अलावा जो भी समिति की व्यवस्था है, वहां पर ये सारी चीजें जब बढ़ने लगी तो हमने वहां पर एक 5,000 लीटर का वो एक जो चिलिंग प्लांट होता है वो भी लगवा दिया और ये डीएमएफ से वहां पर लगाया गया था। और 5,000 लीटर का चिलिंग प्लांट, तो उसमें आधा दूध जो है वो देते हैं अपने देवभोग को और बाकी बचे दूध के प्रोसेसिंग के लिए व्यवस्था करके एक पूरा दूसरा सिस्टम इंस्टॉल कर लिए हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा दूध का प्रोसेस करके दही, रबड़ी, आइसक्रीम, इस तरह की चीजें वो बना के और उसके बाद उसके विपणन के लिए व्यवस्था भी हम लोग दिए हुए हैं। तो ये सारी चीजें एक मान के चलिए व्यवस्थित मार्केट और पूरी व्यवस्था, माने फॉरवर्ड लिंकेज, मार्केटिंग, ये सारी चीजें उनको मिल गई हैं। आज की तारीख में जानकर आश्चर्य होगा आपको कि प्रति वर्ष लगभग समिति की लाभ की जो आय है वो लगभग 14 से 15 लाख रुपए, उनका टर्नओवर करीब करीब 2 करोड़ है। तो ये सब उदाहरण है मान के चलिए जिसको रेप्लिकेट किया जाना चाहिए और जाके अगर कोई देखता है, कोई सीख के आता है, बहुत लोग विजिट करते हैं, तो इस तरह की चीजें वहां पर होती हैं। सर, अभी आप वर्तमान में खैरागढ़ में पदस्थ हैं और खैरागढ़ के जो सालेवारा जो इलाका है, काफी पहाड़ी क्षेत्र है, वो बंजर जैसा है, केवल पत्थर ही पत्थर है, पानी का। उसके लिए आप अभी प्रयास कर रहे हैं, इकोसिस्टम ही डेवलप कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं, क्या इकोसिस्टम? देखिए, अभी शासन की ओर से एक जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत हम लोग ऐसे बैरन क्षेत्र को, जहां पर सामान्यतया कोई भी वेजिटेशन ना हो या किसी प्रकार का कोई इकोसिस्टम वहां पे सफलतापूर्वक काम ना कर रहा हो, उसके रिस्टोरेशन के लिए हम लोग प्रयास आरंभ किए हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे इकोसिस्टम रेस्टोरेशन जो होगा वो सामान्य प्रक्रिया से नहीं होगा। उसके लिए आपको हाइड्रोलॉजी को, उसके लिए आपको पूरा का पूरा वहां के वेजिटेशन को, उसके लिए आपको पूरा माइक्रोबियल एक्टिविटी को, उसके लिए पूरा न्यूट्रिएंट साइकिल को, ये सारे चीजों को रिस्टोर करना पड़ेगा। और एक एक करके जब तक चीजों को आप एड्रेस नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि हमारे उसमें, जैसे एक मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पंचवाक्य आपको बताता हूं। उनका कहना है कि कैच द रेन। कैच द रेन उसके आगे लगा हुआ है कि व्हेन इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स, माने जहां पानी गिरता है और जब पानी गिरता है आप उसको वहीं पे पकड़े। तो आपको आइडिया होगा अभी कि जल शक्ति अभियान में CTR जो कैच द रेन, ये स्लोगन के साथ चल रहा है और बहुत बहुत सारे जगहों पे हो रहा है। लेकिन जो हमारा तरीका है ये एक अनोखा तरीका है कि लोकल मटेरियल जो भी अवेलेबल है उस मटेरियल से सस्ते रूप में हमने ऐसे ऐसे रचनाओं का वहां पे निर्माण किया है, जिससे आप देखेंगे कि कोई भी पानी नीचे जाने के बजाय वो वहीं टैप हो जाता है और वो जमीन में परकोलेट होता है।
जब पानी जमीन में परकोलेट होगा, जमीन के नीचे से पानी मूवमेंट करेगा, तो जाहिर है कि लंबे समय तक पानी डाउन स्ट्रीम में आपको मिलता रहेगा और भूमि में नमी जो है वो काफी दिनों तक मेंटेन रहेगी। तो इन चीजों को जब आप करते हैं, इन चीजों को जब आप इकोसिस्टम से जोड़ के देखते हैं, तब पहला काम आपका हाइड्रोलॉजी रेस्टोरेशन का हो चुका रहता है। दूसरा महत्वपूर्ण काम है कि इसमें भूमि की उर्वरा शक्ति, ज्यादातर केसेस में क्या है कि भूमि के हम स्ट्रक्चर का ख्याल नहीं करते। भूमि में आप देखेंगे कि पहले आप देखे रहे होंगे कि आपको एक ग्राउंड में अगर आप घूम जाएं तो बहुत जगह केचुए के पहले मिलते थे, केचुए के मल मिलते हैं। तो वो सारी चीजें अब आपको देखने को नहीं मिलती। वो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम बहुत ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह का उपयोग करते हैं। अब ये सारा जो उपयोग होता है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वो भूमि में केवल पेस्ट और इंसेक्ट को नहीं मारते, वो जितने फायदे के एनिमल्स हैं उन सबको भी, चाहे वो अर्थवर्म के रूप में हो, चाहे निमेटोड्स के रूप में हो, चाहे माइकोराइजा के फंगस के रूप में हो, चाहे फायदे के बैक्टीरिया के रूप में हो, ये सबको मार देता है। अब सबको मार देने से क्या होगा, आपका कम से कम सॉइल जो है, वो जो बायोलॉजिकल चीज थी, वो बायोलॉजिकल पार्ट खत्म हो गया। अब उसमें क्या बचा, केवल वेदर्ड रॉक बचा। तो वेदर्ड रॉक से आपका सॉइल जो जीवित होता है वो चीज अलग होता है। यहां पे हमको रिस्टोर करना पड़ेगा और रिस्टोरेशन के लिए जाहिर है कि बहुत सारे तरह का माइकोराइजा जो होता है, माइकोराइजा का मतलब होता है कि एक जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसका और किसी फंगस के रूट का एसोसिएशन, फंगस का जो एंजियोस्पर्मिक रूट है उसके साथ एसोसिएशन, इससे क्या है कि ये सक्षम बना देता है हर प्रकार के वातावरण, हर प्रकार के जमीन से न्यूट्रिएंट लेने का। तो ये सक्षमता तब आएगी जब वो माइकोराइजा रहेगा। अब माइकोराइजा नहीं है तो केवल आप रोपण कर दें, उस पौधे की जिंदगी बहुत ज्यादा नहीं है। तो इस तरह की चीजों को आपको रिस्टोर करना पड़ेगा। तो इस रिस्टोरेशन का प्रयास हमारा अभी जो हम लोग कुछ देखे हैं, तो दरअसल उसका एक वानगी है, उसमें बहुत सारे काम हम और करेंगे। और किस तरह से, जैसे जो एस्टेब्लिश्ड इकोसिस्टम रहता है जहां पे संतुलित पर्यावरण है, वहां से भी कुछ मिट्टी लाके उन प्रजातियों का जिनका रोपण किया जा रहा है, उन प्रजातियों, क्योंकि बहुत सारे फंजाई जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, वो सभी फंजाई जैसे सामान्यतः इसमें हम लोग देते हैं, तो ग्लोमस मोजी ये एक फंजाई है, उस ग्लोमस मोजी का उपयोग हम लोग करते हैं माइकोराइजा के रूप। लेकिन अब ग्लोमस मोजी सामान्यतया सब जगह मिलता है, लेकिन 70% प्रजाति में रहता है। 30% प्रजातियां जो हैं वो फिर दूसरे फंजाई को एसोसिएट करती हैं। तो इस तरह से भी हम लोग धीरे धीरे करके वो सारे प्रजातियों के जड़ों के पास इस तरह की मिट्टी लाके डालेंगे। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हम लोग, बहुत सारे बैक्टीरिया, सामान्यतः एक और बता दूं आपको कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड P2O3, ये फास्फोरस का वो स्वरूप है जो जमीन में उपलब्ध रहता है, लेकिन पौधे लेते हैं वो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसको फास्फोरस सॉल्विलाइजिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। हम लोग बिना किसी फास्फोरस के खाद डाले, DAP वगैरह हम लोग नहीं डालेंगे, हम लोग केवल उस बैक्टीरिया का थोड़ा सा होल बना के उस बैक्टीरिया को इनोकुलेट कर देंगे चारों तरफ। तो वो बैक्टीरिया जो वहां उपलब्ध फास्फोरस ट्राईऑक्साइड है उसको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में बदल देगा। तो इससे हमारे पास बिना खाद दिए लंबे समय तक चलने वाला बैक्टीरिया से हम इसको रिस्टोर करेंगे। तो इस तरह की चीजें हमारे पास, हम लोग इकोसिस्टम को इकोलॉजिकल प्रोसेस से रिस्टोर करेंगे। तो ये एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत हम लोग कर रहे हैं और ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जिस तरीके से एक्टिविटीज होती है उसमें खेल काफी महत्वपूर्ण होता है, उस महत्वपूर्ण अंग आपके ऊपर है। देखिए, खेल के लिए चूंकि मैं अभी तक हमारे पास जो ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट है
ये 27वां जो रायपुर में होने जा रहा है। अभी तक 26 हो चुके हैं और भगवान की देन है कहिए कि मैं पूरे अभी तक के 26 ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में भाग ले चुका हूं और मैं 30 से ज्यादा गोल्ड मेडल जीत चुका हूं नेशनल लेवल पे। इसमें सिलेक्शन का दायित्व भी जिम्मेदारी मुझे दी जाती है। बहुत सारे खेलों का सिलेक्शन मैं खुद ही करता हूं और करने के बाद उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए भी ड्यूटी मेरी लगाई जाती है। तो उसमें मैं देखता हूं, चूंकि मैं खुद भी खेल से जुड़ा हूं और थोड़ा बारीकी से इनको अध्ययन किया हूं, तो इसमें डेफिनेटली मैं अपनी भूमिका देखता हूं और काफी काफी पसंद की चीज है, उसको मैं करते रहता हूं। मैं वॉलीबॉल भी काफी दिनों तक खेला हूं। एक समय था कि मैं मध्य प्रदेश टीम का मेंबर हुआ करता था ओपन वॉलीबॉल का। तो मैं ये बात कर रहा हूँ 1984 के आसपास की। तो ये बात पुरानी हो गई, अब लगभग 40 साल हो गए उसके। लेकिन हाँ, अभी टेनिस, डिस्कस, ये दो चीज अभी भी मैं नेशनल लेवल में फॉरेस्ट के हिसाब से खेलता हूँ और इनमें मेडल लाता हूँ। तो सर, आपके घर में आपकी अगली पीढ़ी भी स्पोर्ट्स के मामले में तो काफी मशहूर, उसके बारे में थोड़ा। जी हाँ, मेरा बेटा एक्चुअली टेनिस का ही एटीपी लिस्टिंग वाला प्लेयर रहा है और अभी वो विदेश में, मतलब अमेरिका में टेनिस का ही एक स्पोर्ट्स फैकल्टी मेंबर है यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न मिसिसिपी में। और वो हैटिसबर्ग में उसका बेस है, हैटिसबर्ग में। यहाँ टॉप 10 जो इंडिया के प्लेयर रहते हैं उसमें से 2-3 प्लेयर उसके गाइडेंस में खेलते रहते हैं और वो भी काफी, मेरे अंदाज से करीब 17-18 नेशनल और दो तीन या चार इंटरनेशनल उसके पास वो अपनी ट्रॉफीज हैं। बाकी स्टेट का तो बहुत सारा चीज है। वो भी स्पोर्ट्स के प्रति समर्पित है और उसका कैरियर ही स्पोर्ट्स में है, तो वो थोड़ा सा अलग था और ये निर्णय लेना थोड़ा कठिन था। वो लोगों का कहना था कि एक बेटा है, आप इसको स्पोर्ट्स में धकेल रहे हो। मैं कहा कि मैं धकेल नहीं रहा हूँ, उसकी स्वयं की इच्छा है। तो उसका झुकाव भी था और उसमें ताकत उतनी थी कि बढ़िया से वो खेल सकता था। तो उसके लिए, हाँ, उसके लिए बल्कि मैं प्रशिक्षक के रूप में अपने आप को डेवलप किया। तो कोचिंग के जो स्किल्स मैंने सीखे हैं पहले, उसको सिखाने के हिसाब से, और उसका फायदा अब स्टेट को मैं दे पाता हूँ। स्टेट ने चूंकि दायित्व मुझे दिया हुआ है, तो मैं अपने टाइम से, मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि 2007 के आसपास ये जिम्मेदारी जो अपने स्टेट के तैयारी के लिए मुझे दी गई थी, 2007 से लेकर 2022 तक ये करीब करीब 15 प्रतियोगिताएं हुई हैं और 15 में 11 बार हम लोग नेशनल चैंपियन बने। और 11 बार नेशनल चैंपियन बने हैं तो बड़े बड़े मार्जिन से हुए हैं। और उसमें मैं भूमिका देखता हूं तो मुझे संतुष्टि होती है कि हाँ, वो जिम्मेदारी मुझे दी भी गई और मैं सफलता से निभा पाया। तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं भी अपने सीनियर्स का कि मुझे इस भरोसे के लिए लिया। तो ये खेल का है। सर, इकोसिस्टम, स्पोर्ट्स, फॉरेस्ट, जल संरक्षण, तमाम आप अनुभव रहे हैं, अभी भी उसमें नए नए जो तरीके हैं वो अपना रहे हैं। सार सूत्र हमारे दर्शकों के लिए संदेश। देखिए, सहजता से मैं काम करता हूं और सहजता से काम करने में मेरा जो यही है कि जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ, सहजता के साथ काम किया जाए। मेरे लाइफ में जो मैं महसूस किया हूं कि कभी किसी चीज में शॉर्टकट नहीं अपनाया। अगर किसी चीज को जानना है, परखना है और उसके आधार पे कुछ बुनियादी परिवर्तन लाना है, तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं आइडिया के जेनेसिस से लेके उसके अंजाम तक जितने भी सप्लाई चेन की कड़ियां होती हैं, उन सभी को प्रॉपरली एड्रेस करता हूं और उसके हिसाब से अपनी योजना बना के आगे चलता हूं। तो मेरे लिए कोई बहुत ऐसा चीज नहीं है कि जो मैं अनोखा चीज कर गया हूं। ऐसी क्षमता, ऐसे लोग तो बहुत हैं और बहुत तरह से करते रहते हैं।
हाँ, ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि मैं तमाम चीज करने के बाद भी हार नहीं मानता। मैंने तमाम झंझावात और इस तरह का और तमाम तरह की परेशानियां भी मुझे पेश आई हैं, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानता और कभी निराश नहीं होता। मेरे पास जो मेरी डाइवर्सिटी का है और कोशिश मेरी रहती है कि जितनी हो सके मैं दुनिया के लिए अच्छा करूं और वन विभाग के लिए खास तौर से मैं कुछ बहुत सारे जो अभी भी मुझे कमियां लगती हैं, उस कमियों को किसी न किसी तरह से दूर करने में सक्षम हो पाऊं और प्रयास रहेगा मेरा कि इसमें मैं अपना योगदान दे सकूं। और आप खास तौर से इस लायक समझ के मुझे चर्चा किए तो मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं। मैं बेहद बेहद उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूं जो मुझे न सिर्फ एडवाइस देते हैं बल्कि मेरे लिए खड़े रहते हैं, क्योंकि मैं बहुत बहुत मायने में जाहिर है कि बहुत तरह से मुझे अगर समय दूसरे तरफ देना रहता है तो कहीं ना कहीं का समय कम होता है। उसमें सबसे पहला चीज है कि मैं परिवार से थोड़ा समय चुरा लेता हूं, परिवार से थोड़ा समय कम कर लेता हूं। ये शिकायत हमारे परिवार को रहती है। तो जाहिर है कि अगर किसी दूसरे फोरम पे अगर अच्छा करना है तो समय आपको देना पड़ेगा और समय दे के साथ में खुद लगना पड़ेगा। मैं अपने काम में काम करने के बाद किसी की कमी निकालने में भरोसा नहीं करता। मैं काम के पहले पूरी व्यवस्था, पूरी तकनीक समझाने में, पूरा ट्रेनिंग देने में विश्वास रखता हूं और जो प्रोसेस के दौरान हो जाएगा, प्रोसेस के दौरान आप सही कर लेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो डू द सिंपल, डू सिंपली बेटर एंड डू द बेस्ट बाय डूइंग सिंपल। ये हमारा फंडा है और बहुत बहुत धन्यवाद। डीएफओ आलोक तिवारी जो बता रहे थे कि सरलता, सहजता और लगातार परिश्रम से सफलता कैसे पाई जा सकती, पर उस सफलता से संतुष्ट नहीं होना है। वो लगातार अभी भी इकोसिस्टम के लिए प्रयास कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। अब फिर कभी द ट्राई ऑफ द रस में किसी और व्यक्तित्व के साथ। नमस्कार। नमस्कार।